हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल नए एनर्जी के साथ आज का नया टॉपिक। पिछले दो टॉपिक में रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ध्यान से आप सभी को पढ़ रहे हैं। तो आज है हम लोग का वीडियो का लेक्चर नंबर 3। यदि आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो पहले जाके 2 लेक्चर्स देख लीजिए। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कुछ बचपन की बातें होने वाली हैं। आपको अपने चाइल्डहुड को थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है। आप कहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 6-7 क्लास जहाँ पढ़े हैं उस स्कूल से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट बुक एसएसटी का बात होने वाला है। इंटरेस्टिंग है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप नहीं करना है। मैं यादव लालडे एंड ये हम सभी को का फिजिक्स चैनल वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बात करते हैं। टॉपिक का नाम है बैंड विड्थ ऑफ सम डिफरेंट सिग्नल्स। बैंड विड्थ आज का पहला टॉपिक है, बैंड विड्थ। ये बैंड विड्थ होता क्या है? आवाज को क्लियरिटी के लिए आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम करके सुनेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज बैंड विड्थ? तो देन सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक है बैंड विड्थ क्या है। तो बैंड विड्थ का मतलब होता है कि द विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, द विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ए सिग्नल इज कॉल्ड बैंड विड्थ। बहुत ही आसान है, ज़्यादा लोड मत लो, एकदम आसान तरीके से समझा देते हैं। जैसे कोई भी सिग्नल है, ठीक है, या कोई भी स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे VIBGYOR स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। तो उसी तरीके से हम लोग अभी बात करेंगे कि तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे सिग्नल, तो कोई भी सिग्नल का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, जो सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। देन वी विल डिस्कस हियर दैट व्हाट इज बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि किसी भी सिग्नल का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कुछ इस तरीके से देखिए, बैंडविड्थ को शॉर्टकट में लिखते हैं BW। BW का मतलब क्या? बैंडविड्थ। और फ्रीक्वेंसी का साइन है न्यू, ठीक है, न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन। मैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम, और मीन का मतलब होता है मिनिमम। तो जब, ठीक है, बैंडविड्थ क्या है? तो ये एक डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो डिफरेंस आता है, इसी डिफरेंस को कहा जाता है क्या? बैंडविड्थ। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग सिग्नल का बैंडविड्थ के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑडियो सिग्नल। जैसे ऑडियो सिग्नल होता है, या उससे भी पहले हम लोग बात कर सकते हैं स्पीच फ्रीक्वेंसी या वॉइस फ्रीक्वेंसी। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, अभी जैसे जो बोल रहे हैं, तो स्पीच फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीच या वॉइस फ्रीक्वेंसी। स्पीच फ्रीक्वेंसी या इसको कह सकते हैं वॉइस फ्रीक्वेंसी, इसका बैंडविड्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बच्चों की बैंडविड्थ ऑफ स्पीच फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं या टेलीफोन या मोबाइल पे जब बात करते हैं, तो बोलने का रेंज, ठीक है, तो बोलने का जो रेंज होता है वो लाई करता है 300 हर्ट्ज। HZ का मतलब क्या हुआ बच्चों? हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है ना? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ये लाई करता है 300 हर्ट्ज से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3100 हर्ट्ज तक। ठीक है, मतलब मिनिमम कितना हो गया? 300 हर्ट्ज और मैक्सिमम हो गया 3100 हर्ट्ज। क्या आप लोग इसका बैंडविड्थ निकाल सकते हैं? बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ एक डिफरेंस है। किसका किसका डिफरेंस है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 300 हर्ट्ज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3100 हर्ट्ज। एक बैंडविड्थ हम निकाल देते हैं, फिर आगे हम आपसे बात करेंगे जब हम आपसे आंसर मांगेंगे कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है न्यू मैक्स माइनस न्यू मीन। मैक्स का मतलब क्या? मैक्सिमम, ठीक है, और मीन का मतलब क्या होता है? मिनिमम। इधर मैक्सिमम क्या है? 3100 और मिनिमम क्या है? 300। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3100 हर्ट्ज माइनस 300 हर्ट्ज विच इज इक्वल टू 2800 हर्ट्ज। आंसर ये हो गया आपका बैंडविड्थ ऑफ स्पीच फ्रीक्वेंसी और वॉइस फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया ना बच्चों? बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा। बैंडविड्थ मतलब क्या? मैक्सिमम में मिनिमम को घटा देना है।
ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो तुम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, थोड़ा सा हम आपसे भी बात करना चाहते हैं। आप सपोज कीजिए 10th क्लास में आपके 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में मार्क्स आया था, अपना अलग अलग मार्क्स आया था। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया और जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको घटाइए और अपना बैंड विड्थ को बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना बैंड विड्थ को कि मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया। सपोज कीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि मैथ्स में आपका मान लीजिए 95 मार्क्स आया। सपोज मैथ्स में आपका 95 मार्क्स आया, कहने के लिए बता रहे हैं। और सपोज कीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट मान लीजिए इंग्लिश में आपका आया 65 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपका आ गया कितना 95 और मिनिमम मार्क्स आ गया 65। तो आप इसका बैंड विड्थ कैसे निकालिएगा? तो बैंड विड्थ इसका निकलेगा कैसे ना, 95 माइनस 65 इज इक्वल टू क्या 30। तो ये एक बैंड विड्थ निकालने का फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। बैंड विड्थ कैसे निकलता है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में, क्या बोले, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी को घटा दिया जाता है तो देन दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ। मैक्सिमम में मिनिमम को घटा देना है। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है। आप चाहे तो अपना 10th क्लास का मार्क्स का बैंड विड्थ मुझे बता सकते हैं, यदि आपको कोई समस्या ना हो, यदि बताने का मन है तो, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है। तो इसके बाद हम लोग अलग अलग सिग्नल का बैंड विड्थ के बारे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे ऑडियो सिग्नल। म्यूजिक पसंद है किन्हीं को? ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा पसंद है म्यूजिक। पर्सनली थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। बहुत सारे म्यूजिक हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इतना ज़्यादा पसंद है, वैसे मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन सा म्यूजिक, मैं तो फिर आप लोग फिर अलग अलग कमेंट करेंगे। लेकिन म्यूजिक, अगला चीज़ हम लोग बात करेंगे म्यूजिक सिग्नल या ऑडियो सिग्नल। ये बात करते हैं म्यूजिक एक बहुत अच्छा चीज़ होता है। म्यूजिक सिग्नल या ऑडियो सिग्नल जो हम लोग कान से सुनते हैं, तो हम लोग को सुनने का रेंज क्या है? तो सुनने का रेंज का लिमिट दिया जाता है 20 Hz का मतलब क्या, हर्ज से लेके 20,000 हर्ज, या किसी किसी किताब में इसको 20 kHz लिखा हुआ रहता है। के का मतलब समझना किलो। ठीक है, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। तो आपको इसका बैंड विड्थ निकालना है। और इसका बैंड विड्थ कैसे निकलेगा आप बताइए। पहले आप कमेंट करिए एकदम 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका बैंड विड्थ कितना निकलेगा। अभी हम तुरंत निकाल के दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि मेरा और आपका आंसर सही है कि नहीं है। और यदि सही आ जाएगा तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों से भी करवाइए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत कोई लाभान्वित हो सके। मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचे, सीखे। एक सिखाने का कार्यक्रम चल रहा है, सीखना चाहिए। और आपसे ये बस गुजारिश है कि आप इसका बैंड विड्थ जरा बता के देखिए कितना बैंड विड्थ होना चाहिए। ऑडियो सिग्नल का बात कर रहे हैं, एक तरीके से कहिए म्यूजिक सबको पसंद होता है। आपको भी म्यूजिक पसंद होगा, आपका भी फेवरेट गाना को आप गुनगुनाते रहते होंगे कभी ना कभी। मेरा भी बहुत सारा फेवरेट गाना है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग गाना है। ठीक है, आपका भी कोई ना कोई फेवरेट गाना होगा जिसको आप गुनगुनाते होंगे। शायद अभी भी याद आ गया होगा आपको, शायद 1-2 लाइन, बहुत कोई को लिरिक्स भी याद रहता है। तो इसका बैंड विड्थ निकालिए। चलिए टाइम जाया नहीं करते, इसका बैंड विड्थ हो जाएगा आपका 20,000 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 19,980 हर्ट्ज। यदि आपका भी इतना आया था तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि नहीं आया था तो फिर से निकाल के देखिए। तो ये हम लोग हो गया किसका, म्यूजिक सिग्नल का बैंड विड्थ। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडियो सिग्नल पे। रेडियो सिग्नल पे बात करेंगे और कुछ चीज आप भी निकालिए। रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट सिग्नल कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट सिग्नल रेडियो को ही। और रेडियो सिग्नल को 2 पार्ट में देखेंगे, AM और FM। ठीक है, AM का फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM का फुल फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एक होता है FM, कोई बता सकता है इसका बिना गूगल का सहायता लिए? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ FM का फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे AM का फुल फॉर्म हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो देन कोई है जो बता सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FM? FM का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, FM का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो जैसे AM का फुल फॉर्म हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो FM का फुल फॉर्म हो जाता है
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यदि पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए एम का जो रेंज होता है वो 550 kHz, देखो के का मतलब होता है किलो, ठीक है, 550 kHz से लेके ये आपको जाता है 1600 kHz तक। एम का जो रेंज है 550 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज। वीडियो क्वालिटी को मैक्सिमम करके बोर्ड पे देखो। और चलो इसका बैंड विड्थ बताओ तो जल्दी से जल्दी बैंड विड्थ बताओ। 550 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज है, इसका बैंड विड्थ कितना होगा? एकदम ध्यान से देखो, आवाज क्लियर आना चाहिए, ठीक है, आवाज एकदम ध्यान से सुनो। 550 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज है, तो इसका बैंड विड्थ कितना होगा? चलो अब तुम्हारा आंसर आ गया होगा, तो चलो हम और तुम मैच करते हैं। 1600 माइनस 550 इज इक्वल टू 1050 kHz। आंसर तुम्हारा भी शायद यही आया होगा, ठीक है। एफएम आप लोग सुनते भी होंगे, तो हम लोग अभी बात करेंगे कि एफएम का रेंज क्या है। तो एफएम का होता है 88 MHz टू 108 MHz। कौन बच्चों को पता है एम का मतलब क्या होता है? जैसे के का मतलब हो गया किलो हर्ट्ज, KHz का मतलब किलो हर्ट्ज। MHz का मतलब क्या? MHz का मतलब क्या? तो MHz का मतलब होता है मेगा हर्ट्ज, और मेगा हर्ट्ज हो गया। चलो इसका बैंडविड्थ हमसे पहले निकालो जल्दी से बच्चों, एकदम जल्दी से जल्दी। तो इसका हो जाएगा 108 माइनस 88 इज इक्वल टू 20 MHz। ये समझ में आ गया सबको? समझ में कुछ नहीं करना, बस घटा देना है, ठीक है। तो इसमें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टीवी सिग्नल के बारे में, ठीक है। टीवी दिन भर देखता होगा अभी इस लॉकडाउन में, ठीक है। तो टीवी में भी दो चीज आएगा, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए टीवी सिग्नल, अभी हम लोग चर्चा करेंगे टीवी सिग्नल क्या है और टीवी सिग्नल का क्या क्या रेंज होता है, वो कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीवी सिग्नल होता क्या है। तो 4th नंबर में जैसे हम लोग बात करेंगे टीवी सिग्नल, ठीक है, ये एक होता है VHF और एक होता है UHF। VHF का फुल फॉर्म, इसीलिए कॉपी कलम रखने बोलते हैं साथ में। नोट्स मिल जाएगा, बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लेना है, वेट करो, सबको मिल जाएगा, ठीक है। VHF का फुल फॉर्म वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और UHF का फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो चलिए बात करते हैं कि VHF का रेंज क्या होता है। तो VHF का रेंज होता है 54 MHz टू 72 MHz। M फोर हो जाएगा मेगा हर्ट्ज। इसका बैंड विड्थ तुम लोग अभी तुरंत निकाल के रखो, फिर हम तुमसे बात करते हैं। 54 मेगा हर्ट्ज से लेके 72 मेगा हर्ट्ज VHF का हो गया, और UHF का होता है 174 MHz से लेके 216 MHz। दोनों का बैंड विड्थ निकाल के रखो, 1 मिनट के अंदर तुमसे मिलते हैं। जल्दी से जल्दी बताओ। जैसे VHF का हो गया, इसका रेंज चलता है मिनिमम 54, मैक्सिमम क्या 72, और इसका मिनिमम 174 और मैक्सिमम 216। तो जल्द से जल्द बताइए कि इसका, और यदि आप हमसे पहले निकाल लेते हैं बोर्ड में लिखने से पहले, तो जल्दी से जल्दी उसको कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे स्टूडेंट कितना ज़्यादा तेज हैं। और यदि आप कमेंट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कोई देख के चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते, हमको कभी कभी ख़राब भी लगता है कि इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी वो लोग समझते क्या है, सोचते क्या है, आई डोंट नो। लेकिन बहुत कोई, सबको थैंक यू जो लोग कमेंट करते हैं और जो भी वीडियो लाइक करते हैं वो लोग को भी, ठीक है। बाकी कुछ लोग का जवाब नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज सबको खुश नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। और चलिए बताइए, VHF का यहाँ का रेंज हो जाएगा 18 आएगा आंसर। कैसे आएगा 18 MHz? तो 72 माइनस 54, ठीक है। और इसका बैंड विड्थ आ जाएगा आपका 42 MHz आएगा। क्यों ना 216 माइनस 174, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो VHF का फुल फॉर्म एक बार और रिपीट करेगा, V4 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF का फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और एक और बात करेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है, इसके बाद एक और बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन,
सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये हम लोग का हो गया। आपको यहाँ पर देखेंगे कि 5th नंबर पे है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दो चीज आ जाएगा आपका, ठीक है। एक को बोला जाता है अप लिंक, जब सिग्नल नीचे से ऊपर जाता है अप लिंक, और एक होता है आपका डाउन लिंक। एक होता है अप लिंक और एक होता है आपका डाउन लिंक। सैटेलाइट में ये दो चीज होते हैं, अप लिंक और डाउन लिंक, जिसमें आप देख सकते हैं 3.7 GHz टू 4.2 GHz, और ये होता है 5.9 GHz टू 6.44 GHz। तो यहाँ पर एक सवाल है मेरा आपसे, इस G का मतलब क्या होता है। जैसे K का मतलब होता है किलो, M का मतलब होता है मेगा, तो G का मतलब क्या, G का मतलब क्या होता है सबको पता है। डेली तुमको मिलता है 1.5, जियो में रिचार्ज कराया होगा ना तो मिलता होगा डेली 1.5 GB, याद है ना। तो GB मतलब क्या होता है जी, ठीक है। जैसे KB होता है, MB होता है, उसी तरह GB होता है। तो उसी तरह G4 होता है गीगा, ठीक है, गीगा, ठीक है, गीगाहर्ट्ज, ठीक है। कोई कोई इसको गलती से जीजा पढ़ देता है, ठीक है। ये बहुत हम खुद को बहुत बार सुने हैं बच्चों से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गीगाहर्ट्ज। कोई जीगा या जीजा पढ़ देता है तो गलत होता है, वैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। गीगाहर्ट्ज। तो ये हो गया 3.7 से 4.2। जरा बताना इसका बैंडविड्थ कितना होगा और इसका बैंडविड्थ कितना होगा। जल्दी से 30 सेकेंड्स का समय है, जल्दी से जल्दी बताइए, और कमेंट भी चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कॉपी में लिख के रख सकते हैं। अभी हम आपका और मेरा आंसर दोनों मिलाते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। यहाँ पर बैंडविड्थ बताओ, इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ, जल्दी से जल्दी। ओनली 5 का काउंट डाउन करेंगे और तुरंत आंसर लिखेंगे। 5 4 3 2 1। इसका बैंडविड्थ हो जाएगा 0.50 GHz और इसका आपका बैंडविड्थ हो जाएगा 0.54 GHz। यदि आपका भी आंसर आया गया होगा तो जरूर से जरूर आप एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये था हम लोग का डिफरेंट सिग्नल्स का बैंडविड्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंडविड्थ ऑफ सम ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम, बैंडविड्थ ऑफ सम ट्रांसमिशन मीडियम। आप चाहे तो ये डाटा लिख भी सकते हैं, बिकॉज इसके बाद पढ़ने वाले हैं बैंडविड्थ ऑफ सम ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ये ट्रांसमिशन मीडियम। तो सम डिफरेंट सिग्नल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बैंडविड्थ ऑफ सम ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में किसी मीडियम का होना जरूरी होता है। मीडियम या चैनल क्या काम करता है, जरा सोच के रखिएगा, अभी तुरंत पूछने वाले आपसे क्या काम करता है मीडियम, ठीक है, या चैनल क्या काम करता है। हाँ, तो बताइएगा बच्चों, मीडियम और चैनल क्या काम करता है ना। मीडियम और चैनल जोड़ने का काम करता है। किसको किससे ना, ट्रांसमीटर को चैनल से जोड़ने का काम करता है। तो ये चैनल होना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, या मीडियम होना बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मीडियम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 3 चीज़ होगा। पहला हो जाएगा आपका कोएक्सियल केबल। ऑब्जेक्टिव के लिए इसके बैंडविड्थ को आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। कोएक्सियल केबल, और दूसरा हो जाता है फ्री स्पेस, और तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर। अभी हम लोग इस सब का सिर्फ बैंडविड्थ के बारे में जानेंगे, और आगे जाके ये सब के बारे में ब्रीफ स्टडी होने वाला है, और हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से बच्चों, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल क्या होता है, ठीक है। इसका यूज जनरली टीवी में किया जाता है, ठीक है। टीवी में जनरली इसका यूज किया जाता है। टीवी कम्युनिकेशन में कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है, ठीक है। एक के ऊपर एक केबल रहता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। आपके घर में जो डिश टीवी का तार आया होगा मोटा सा, एक्चुअली दैट इज ए कोएक्सियल केबल, ठीक है। मतलब तार के अंदर फिर तार रहता है, फिर तार रहता है, फिर उसके बाद एक आपका कॉपर वायर रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। अभी हम लोग इसका बैंडविड्थ के बारे में ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल होता है जो टीवी कम्युनिकेशन में यूज होता है,
और उसके बाद जैसे फ्री स्पेस क्या है, तो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस को करने के लिए आपका फ्री स्पेस का यूज होता है, स्पेशली फॉर द टीवी सिग्नल्स। स्पेशली आप कह सकते हैं कि उसमें टीवी सिग्नल्स हो जाता है, रेडियो सिग्नल्स हो जाता है, मोबाइल फोन्स हो जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो जाता है। ये सब के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्री स्पेस कम्युनिकेशन। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसका भी यूज लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। और ये थोड़ा स्पेशल इसलिए होता है बिकॉज इसमें सिग्नल का लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, इसमें लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और स्पेशली माइक्रोवेव्स, और आप कह सकते हैं कि माइक्रोवेव्स के अलावा अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं वो सबको भेजने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक लाइट सिग्नल के रूप में भेजने के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो अब जो बच्चों बोर्ड पे हम 3 चीज़ लिखने वाले हैं, ये फाइनल एग्जाम में 1 नंबर में बहुत बार पूछा है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव में आना तय रहता है। तो इसके बैंडविड्थ को आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले कोएक्सियल केबल का जो बैंडविड्थ होता है वो होता है 750 MHz मेगाहर्ट्ज, और फ्री स्पेस का होता है 550 kHz2, ठीक है, 6.5 GHz, और ऑप्टिकल फाइबर को ऑलमोस्टली 100 GHz गीगाहर्ट्ज तक दिया जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये आपका आता है। तो ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता कैसे है, ठीक है। तो एक्चुअली डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस कंपोज होके एक साथ मिल के वो जो लेयर्स बनाते हैं उसे ही कहा जाता है एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। यदि आपने 10th क्लास तक जैक बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो आपने सुनिए कुछ नाम हम आपको बता रहे हैं, जैसे वायुमंडल के बारे तो आप पढ़े ही होंगे, तो उसी वायुमंडल के बारे ही पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ओजोन स्फेयर। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब पढ़े, वही सब के बारे आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको होगा आगे से। हम बस एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर बनता कैसे, न डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं गैसेस के वो सब मिलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा गैस होता है तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 78% क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है। 21% क्या होता है, ऑक्सीजन, और बचा कितना, 1%। तो 1% में आपके बहुत सारे गैसेस आ जाते हैं, जैसे CO2, ठीक है, He एंड ट्रेसेस ऑफ अदर, ठीक है, बहुत ही छोटा, मतलब 1% के अंदर बहुत सारे गैसेस आपके आ जाते हैं, उनका छोटा छोटा मात्रा मिलके ये पूरा वायुमंडल को बनाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78%, और उसके बाद कितना, 21% क्या, ऑक्सीजन। बाकी 1% में आपके कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, हीलियम आ जाते हैं, बाकी और अदर गैसेस आ जाते हैं जो ट्रेसेस के रूप में एयर में डस्ट पार्टिकल ये सब भी आ जाते हैं। तो वो सब मिल के आपको 1% को फुलफिल करते हैं। तो वायुमंडल क्या है ना, बहुत सारे गैसों का जो मिश्रण बनने के बाद जो परत बनता है, जो लेयर बनता है गैसेस का, जो डिफरेंट गैसेस का जो लेयर बनता है, वो सब लेयर मिलके कंपोजिट फॉर्म में, एक बड़ा फॉर्म में आपको वायुमंडल का निर्माण करता है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज जानेंगे, ठीक है, कि अलग अलग लेयर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है, हम आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाते हैं कि अलग अलग लेयर्स किस तरीके से होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, मान लीजिए यदि आपका ये सपोज कीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस, ठीक है, धरती, ये इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है,
सबसे नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। और इसका जमीन से जो आपको ऊंचाई लेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर है, मतलब 10 किलोमीटर मानेंगे, ठीक है। जमीन से 10 किलोमीटर तक का जो ऊंचाई होता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और इस रीजन में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, कहाँ तक? सिर्फ 10 किलोमीटर तक, ठीक है। अब जमीन से यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जमीन से बता रहे, यहाँ से नहीं, इस लेयर के जस्ट ऊपर जो रहता है, ठीक है, उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर से स्टार्ट होता है। और जमीन से इसका ऊंचाई कितना किलोमीटर तक जाता है? 50 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर जो कि हम लोगों को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे, ये सब विकिरण से जो बचा के रखता है, ओजोन लेयर, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। और हम लोग के डेली लाइफ में इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, सूर्य के हानिकारक विकिरणों से, रेज से हम लोग को बचाता है। और ये जस्ट स्टार्ट होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर से, लेकिन नीचे अर्थ के सरफेस से इसका जो आप हाइट देखिएगा वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। यहाँ से 100 किलोमीटर नहीं है, गौर करेगा, यहाँ से नहीं है, नीचे अर्थ सरफेस से यहाँ से आपको कितना है? 100 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर, ओजोन लेयर के जस्ट ऊपर एक स्फीयर आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। और इसका ऊंचाई जमीन से मतलब यहाँ से, ठीक है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ से जमीन से 175 किलोमीटर तक होता है, जमीन से बता रहे हैं, ठीक है। ओजोन लेयर के जस्ट ऊपर वाला जो स्फीयर है दैट इज कॉल्ड क्या? मेसोस्फीयर। और इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल सा स्फीयर दैट इज कॉल्ड आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या होता है? एक्चुअली में ये एक वैसा रीजन है जहां अर्थ एटमॉस्फेयर का, जहां पर गैसेस जो होते हैं वो इंटेंस रेडिएशन, जो सी मतलब समुद्र से जो रेडिएशन होता है उसके द्वारा जब गैसेस आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो स्फीयर है वो स्फीयर कहलाता है क्या? आयनोस्फीयर। एक तरीके से देख सकते हैं तो आयनोस्फीयर बनने का जो प्रक्रिया है वो आप यहाँ से ही स्टार्ट होना देख सकते हैं, ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर से ही। लेकिन जमीन से जनरली आयनोस्फीयर का जो ऊंचाई है जनरली, ठीक है, वो 300 किलोमीटर तक लिया जाता है जनरली, ठीक है, जमीन से। और आयनोस्फीयर हम लोग के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, यहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे आता है। तो देन इट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे चीज हो सकते हैं, जैसे चार्ज पार्टिकल, साइंस, एटम्स हो सकते हैं। और हम लोग के डेली लाइफ में कम्युनिकेशन सिस्टम में ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। और वैसे तो ये 10 किलोमीटर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जमीन से आप देखिएगा तो 300 किलोमीटर तक ही क्या है? आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर के बाद ये जो बचा ये आपको हो गया एक्सोस्फीयर। ये आपका लिमिट आगे बढ़ते जाएगा अप्रोक्सीमेटली 750-800 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये जो बच्चों था आपका, ये आपका कंप्लीट एटमॉस्फेयर का डाटा है, जहाँ पे अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर तक कौन सा स्फीयर? ट्रोपोस्फीयर। जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर तक कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद 100 किलोमीटर तक कहाँ? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग के डेली लाइफ में सूर्य से आने वाले हानिकारक, जो डेंजरस या बोलिए कि हार्मफुल जो रेज होते हैं उससे हम लोग का सुरक्षा करता है। और इसके बाद आता है मेसोस्फीयर, और उसके बाद आता है मेसोस्फीयर जमीन से 175 किलोमीटर। आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। आयनोस्फीयर आयंस से बनता है, और वो आयंस इंटेंस रेडिएशन फ्रॉम सी, ठीक है, जो गैसेस आयनाइज होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक चीज और जानेंगे कि ये आयनोस्फीयर रेडियो कम्युनिकेशन में हम लोग को मदद करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। और ऊपर जो देखेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो हम लोग का हो जाएगा कौन सा स्फीयर? एक्सोस्फीयर। बच्चों इसके बाद हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर से इतना जानिए 90% आशा रहता है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, ऐसा शायद ही कोई साल होता होगा जिसमें इससे आपका क्वेश्चन नहीं आता होगा। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन और स्पेस वेव प्रोपागेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 90% आशा रहता है कि हर 2 साल में एक बार या हर साल इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे ही। प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका नेक्स्ट क्लास का वीडियो है, इसका इंतजार कीजिएगा। ये जरूर से जरूर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चों। आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें हम आपको बता देते हैं आप काफी ज्यादा कुछ जानने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन हर 2 साल क्या इवन एक साल में भी रिपीट हुआ है। 90% आशा रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज का वीडियो यहीं तक था। स्टे होम, स्टे सेफ। आपके पूरे परिवार के मैं मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और सबको सपोर्ट के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय।